देखिए अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, तो धारा की चाल क्या है। देखिए आपको पता है कि जब एक नाव धारा की दिशा में चलती है तो पहले तो उसकी शांत जल में नाव की चाल होती है और धारा की चाल होती है। तो यदि नाव की शांत जल में चाल x है, ठीक है, शांत जल में क्या है, नाव की चाल आपके पास है। अगर हम बात करें शांत जल में किसकी बात करें, नाव की चाल की, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल हमने बोला कितनी है, x है। और अगर हमने बात की कि धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल कितनी है, तो हमने बोला y है। तो अब आपको दो चीजें याद रखनी है, क्या कि देखिए अगर हम बोलें कि ये तो शांत जल है, इस शांत जल में क्या है, एक नाव चल रही है। तो ये नाव किसकी गति से चल रही है, ये एक व्यक्ति बैठा हुआ है, खुद की गति से चल रही है, मतलब नाव की जो स्पीड है उसी से चल रही है शांत जल में। तो ये जल कैसा है, शांत है। और इस शांत जल में नाव की जो चाल मानी वो हमने कितनी, x मानी, ठीक है। अब धारा की दिशा में होगा और धारा की विपरीत दिशा में, दो कंडीशन होंगी। मान के चलिए ये धारा है, ठीक है, ये स्लोप पर बह रही है। अब ये नाव यहां से आ रही थी, यहां तक तो शांत जल था, इसके बाद नाव को थोड़ा सा झुकाव मिल गया, यानी कि नाव आगे बढ़ गई। अब जब नाव यहां आ गई बेटा, ये समझना आप इस चीज को कि जब नाव यहां आ गई तो ये नाव तो अपनी x की चाल से चल रही है, यहां पर धारा जो पानी रुका हुआ था वो भी अब गति करने लगा, पानी भी बह रहा है। तो धारा की चाल कितनी है, तो धारा की चाल कितनी है, तो y है। तो अब जब धारा की दिशा में नाव जा रही है तो बताइए उसकी स्पीड तेज हो जाएगी कि नहीं। जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो उसकी चाल कैसी हो जाएगी, तेज हो जाएगी कि नहीं। तो हम बोलते हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, तो आप कहेंगे नाव की चाल प्लस धारा की चाल, इन दोनों का योग धारा की दिशा में नाव की चाल होती है। अब इसके विपरीत अगर हम बात करें कि ये धारा है, ये क्या है, धारा है, इस पर ये नाव है, एक व्यक्ति इसमें सवार है, चला रहा है, व्यक्ति जा रहा है इस दिशा में और धारा आ रही है इस दिशा में, धारा की चाल y है और नाव की चाल x है। तो अगर ये विपरीत दिशा में जा रहा है धारा के, तो इसको क्या एफर्ट डालना पड़ेगा, इसको ऊपर जाने के लिए नाव धारा को काटना पड़ेगा, यानी कि जो इसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, अब थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो धारा के विपरीत दिशा में अगर बात करें, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होती है, x माइनस वाई होती है। अब आपसे पूछा गया है धारा की चाल, ठीक है। तो यहां पर हमने दोनों चीजें निकालनी कि नाव की चाल धारा की दिशा में क्या होगी और धारा की विपरीत दिशा में क्या होगी। अब यहां पर हमने समझ लिया कि यहां पर दो चीजों का योग मिलकर बनेगा, इसको हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, सापेक्षिक गति बोलते हैं। मतलब धारा की दिशा में यदि नाव जा रही है तो उसकी चाल क्या होती है, प्लस हो जाती है, और धारा के विपरीत दिशा में यदि नाव जा रही है तो उसकी चाल माइनस हो जाती है। यानी कि नाव की चाल में हम धारा की चाल को जोड़ देते हैं और नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक नाव धारा के विपरीत 14 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, विपरीत जा रही है, मतलब ये क्या है आपके पास x माइनस वाई है। ये आपको क्या दिया है, x माइनस वाई, कितना दिया, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि उन्होंने बोला है धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। तो धारा की दिशा में यानी कि x प्लस वाई कितना दिया है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो आपसे पूछा क्या है, धारा की चाल। तो अब ध्यान रखना, y यहाँ पर क्या दी, धारा की चाल, और x क्या दी, शांत जल में नाव की चाल, पहले हम लिख चुके हैं ऊपर। तो हमें धारा की चाल अगर निकालना है, y का मान निकालना है, तो ध्यान रखना जब हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएं, एक x माइनस वाई बराबर समथिंग और एक x प्लस वाई बराबर समथिंग, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ज्यादा वाले में से कम को घटाकर 2 से भाग लगा दीजिए। तो y कैसे आएगी, यहाँ पर y आपकी आएगी 22 माइनस 14 डिवाइड बाई 2। तो आप कहेंगे सर 8 भागे 2 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो गया।
4 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आपकी किसकी चाल पूछी जाती, नाव की चाल, तो देखिए नाव की चाल कैसे निकालेंगे, इधर ही देख लीजिए। तो इन दोनों को जोड़कर भाग लगाना है। x का मान कैसे आएगा, तो 22 + 14 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो ये 26 36 हो जाएगा। और 36 को 2 से भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे शांत जल में नाव की चाल या नाव की चाल पूछी गई होती तो वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा होती। क्लियर। तो हमने ये चीज समझ ली कि भाई यदि धारा की दिशा में नाव जा रही है तो उसकी चाल धारा की चाल प्लस नाव की चाल के बराबर होगी। धारा की विपरीत दिशा में नाव जा रही है तो उसकी चाल कितनी होगी, नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो रेलों की चालों का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी रेल 5 घंटे में 400 किलोमीटर तय करती है तो पहली रेल की चाल कितनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, रेलगाड़ी की। किसकी बात कर रहे हैं, दो रेल की। ठीक है, पहली रेल और दूसरी रेल की। क्या दिया है, तो इनके स्पीड का रेशियो दिया है, चालों का अनुपात दिया है। चाल का अनुपात कितना दिया है, तो आप कहेंगे पहली का दूसरी से चाल का अनुपात कितना है, 7:8 है। मतलब यदि पहली ट्रेन की चाल 7 है तो दूसरे की कितनी है, 8 है। अब साथ में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्होंने बोला है कि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बात हो रही है दूसरी ट्रेन की। किसकी, दूसरी ट्रेन की। कितनी दूरी तय करती है ये, तो दूरी लिखी है भाई 400 किलोमीटर की। 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है दूसरी ट्रेन। कितने घंटे में तय करती है, तो बोले 5 घंटे में तय करती है। 5 घंटे में तय करती है। तो समय लिखा है यहाँ पर, चलिए समय को लिख लीजिए, घंटे लिख दिया हमने यहाँ पर, तो आप समय कर लीजिए और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो समय कितना है, तो समय 5 घंटे में 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है दूसरी ट्रेन। तो यहाँ से हम दूसरी ट्रेन की चाल निकाल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि चाल क्या होता है, चाल होता है दूरी बटे समय, यानी कि दूरी और समय का अनुपात ही चाल होता है। तो दूरी कितनी तय करती है, 400, कितने घंटे में, 5 घंटे में। 5 अट्ठे 40, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है, ये दूसरी ट्रेन की चाल है। तो अब आप बताइए अनुपात क्या दिया था पहली और दूसरी ट्रेन की चालों का, तो आप कहेंगे 7:8, यानी कि पहली ट्रेन की चाल यदि 7 है तो दूसरी की कितनी 8 है, और यहाँ पर दूसरी की कितनी है 80। तो हम कहेंगे सर 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 80 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 10 के बराबर। किसकी बात कर रहे हैं, पहली ट्रेन की चाल कितनी है, तो 7 यूनिट की वैल्यू, तो 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहली ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 70 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। तो हमारे पता है कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी, 70 आ जाएगी। तो कितना आंसर हो गया आपका, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल है। किस ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक रेल 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 सेकंड में पार करती है। तो विद्युत खंभे के पार करने में रेल द्वारा लिया गया समय क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, एक्चुअल में निकालना तो आपको समय है, लेकिन उससे पहले आपको क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई। क्यों निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि जब एक ट्रेन विद्युत खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो समय कैसे निकलता है, तो आपको पता है समय होता है दूरी बटे चाल। ट्रेन की चाल तो आपको पता है कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ट्रेन की लंबाई नहीं पता, तो समय नहीं निकाल सकते ना। क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे को, किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को पार करती है तो उस स्थिति में वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अगर वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है तो ट्रेन की लंबाई का होना जरूरी है। तो हम पहले स्टेटमेंट के माध्यम से क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे। फिर ट्रेन की चाल तो हमारे पास है ही। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है, तो प्लेटफॉर्म है 200 मीटर लंबा। कितनी लंबाई दी है, 200 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है। ट्रेन की चाल कितनी दी है, तो अगर हम बात करें ट्रेन की चाल की, ट्रेन की चाल कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहला काम तो क्या करिए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और बात किस में होती रही है, मीटर में और सेकंड में।
तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। तो 60 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से, 6 से 3 बार, 6 से 10 बार। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50/3, यानी कि आपका आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन की चाल हो गई मीटर पर सेकंड में। अब बताइए, जब ट्रेन ने 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया कितने सेकंड में, 90 सेकंड में, तो कितनी दूरी तय की होगी। तो आप ये भी जानते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो उस स्थिति में अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो यहाँ पर ट्रेन ने 90 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी, तो हम वो दूरी निकालते हैं। वो दूरी हम निकालते हैं तो दूरी क्या होती है, तो आप कहेंगे सर चाल और समय का गुणनफल दूरी कहलाती है। तो अगर हम बात करें कि चाल कितनी है ट्रेन की, तो आप कहेंगे सर 50/3 मीटर पर सेकंड। कितने समय में उसने प्लेटफॉर्म को पार किया, 90 सेकंड में। 3 से ही कितने बार, 30 बार। तो 15, 5 दिया 15, यानी कि 1500 मीटर की दूरी उसने ट्रेन ने तय की। अब इस 1500 मीटर की दूरी में किस किस की लंबाई ऐड है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों चीजें ऐड हैं। तो अगर हम इसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई को माइनस कर दें तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1500 में से सर प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर माइनस कर दीजिए, तो 1300 मीटर किसकी लंबाई आ गई, ट्रेन की लंबाई। अब आप बताइए, जब 1300 मीटर लंबी ट्रेन किसी व्यक्ति को 50/3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पार करती है तो उस स्थिति में कितनी दूरी तय करेगी। तब आपके दिमाग में बात समझ में आ गई कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो उस स्थिति में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो यानी कि उसने कितनी दूरी तय की होगी, उसने 1300 मीटर की दूरी तय की होगी। किस चाल से, तो 50/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो समय कितना लिया होगा व्यक्ति को पार करने में, सॉरी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, खंबे को पार करने में समय कितना लिया गया होगा। तो समय बराबर होता है, आप कहेंगे सर दूरी और बटे में कितना, चाल। तो दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1300 मीटर की दूरी है। चाल कितनी है, तो आप कहेंगे सर 50/3। 3 तो चला जाएगा ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा 1300 × 3 बटे में कितना, 50। तो देखिए इसको 100 को काट दीजिए, 50 दूनी 100, तो ये आपका हो जाएगा 13 और 3 दूनी 6, 13 छेंगा 78, यानी कि 78 सेकंड्स का समय लगेगा। कितना, 78 सेकंड्स का समय लगेगा ट्रेन को एक विद्युत के खंभे को पार करने में, क्योंकि ट्रेन को अपनी लंबाई जो है 1300 मीटर वो पार करने में 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 78 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कार को 15 दिनों में कर सकता है और अकेला बी उसे 10 दिनों में कर सकता है। ए कार करना प्रारंभ करता है और 5 दिनों बाद बी उसमें शामिल हो जाता है, मतलब 5 दिनों तक ए अकेले ने काम किया। तो कार्य को पूरा करने के लिए लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो मतलब कार्य पूरा कितने दिनों में समाप्त हुआ ये आपको बताना है। तो कार्य और समय के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, कार्य और समय के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास, आपको 2 चीजों को प्रायोरिटी देनी है। एक तो कार्य निकालना है और दूसरी चीज आपको क्षमता निकालनी है। अब आपको ये पता है, आपने पुराने पेपरों में डिस्कशन किया है कि हम कार्य कैसे निकालते हैं। जो भी हमारे पास दिन दिए होंगे व्यक्तियों के द्वारा, जितने जितने दिनों में भी कार्य किया जा रहा होगा, उन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो कार्य निकल आता है। क्षमता कैसे निकालते हैं और क्षमता होती क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उसकी क्षमता कहलाती है। ठीक है ना, तो एक दिन में किया गया कार्य अगर हम निकाल लेंगे उस व्यक्ति का तो उसकी क्षमता भी निकल आएगी। तो देखिए यहाँ बात हो रही है ए की और बी की। ए के दिन लिख लीजिए इस तरफ और बी के दिन लिख लीजिए। भाई ए कितने दिन में करता है किसी काम को, तो आप कहेंगे 15 दिन में। बी कितने दिन में करता है, तो 10 दिन में। आप जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 30, तो ये आ गया आपका पास कार्य। मतलब 30 यूनिट का एक कार्य है जो ए जो है वो 15 दिन में कर सकता है, और वो 30 यूनिट का जो कार्य है वो बी क्या है 10 दिन में कर सकता है। तो अब इनकी क्षमता भी निकल सकती है। कैसे निकल जाएगी, आपको पता है भाई एक दिन में किया गया कार्य क्षमता होती है। तो अगर 15 दिन में ए 30 करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 2। 10 दिन में बी 30 करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 3। लेकिन क्वेश्चन में बात हो रही है कि ए कार्य करना प्रारंभ करता है और 5 दिनों के बाद बी उसमें शामिल होता है।
तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एक दिन में कितना करता है काम, तो आप कहेंगे सर 2 करता है, तो 5 दिन में कितना किया होगा 10। तो 5 दिन तो किसने काम किया, ए ने, और कितना काम कर लिया 10 यूनिट का। तो बचा हुआ काम कितना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शेष कार्य कितना है। तो हमें क्या देखना है कि शेष कार्य कितना है, बचा हुआ काम कितना है। तो अगर हम शेष कार्य की यहाँ बात करें तो देखिए कुल कार्य कितना था 30, उसमें से हो कितना गया 10, तो बचा कितना 20। तो ये आ गया हमारे पास शेष कार्य। ये 20 यूनिट का शेष कार्य अब कौन करेंगे, ये दोनों मिलकर, क्योंकि ए के साथ में बी भी शामिल हो गया। तो अब आप बताइए ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, तो ए तो 2 करता है, बी 3 करता है, तो दोनों मिलकर 5 करते हैं। तो कितने दिन लेंगे ये 20 यूनिट का काम करने में, तो दिन कैसे निकलते हैं, तो आपको पता है कार्य जो भी है और जिससे आपको कार्य कराना है उसकी क्षमता से भाग दे दीजिए। तो कार्य आपको दोनों से कराना है, तो दोनों की सम्मिलित क्षमता कितनी है 5 यूनिट। तो कार्य कितना है 20, ये एक दिन में करते हैं 5, तो कितने दिन में कर लेंगे 4 दिन में। तो देखिए 4 दिन का समय इन्होंने इधर लिया, ठीक है। 4 दिन में कितना काम किया 20 यूनिट का, और 10 यूनिट का काम 5 दिन में ए ने किया था। तो टोटल दिन कितने लगे, तो अगर हम कुल दिन की बात करें कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे, 30 यूनिट का कार्य समाप्त होने में, तो 5 + 4 यानी कि 9 दिन। कितने दिन लगे, तो आप कहेंगे सर 9 दिन। तो 9 दिन में क्या हो गया, कार्य पूरा समाप्त हो गया। किस ऑप्शन में दिया है आपको 9, तो 9 ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से कार्य और समय के क्वेश्चनों में मेन चीज जो है वो आपको क्या याद रखनी है कि कैसे हम कार्य निकालें और कैसे हम क्षमता निकालें। अगर आपने कार्य और क्षमता निकाल ली तो क्वेश्चन समाप्त। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या दे रहा है, तो उसकी बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में, बी उसे 20 दिनों में कर सकता है, दोनों 6 दिनों के लिए कार्य करते हैं, तब शेष कार्य कितना रह गया, आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि 6 दिन में इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया, तो शेष तो हम निकाल ही सकते हैं। तो ये पार्ट में बोल रहे हैं, देखिए सभी ऑप्शन जो है फ्रैक्शन में है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ए कितने दिनों में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 60 यूनिट का क्या है जो टोटल वर्क है। अब 60 यूनिट का बेटा काम है, तो आप बताइए कि ए 15 दिन में 60 करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 4। तो ये क्या आ गई, क्षमता आ गई कि नहीं, ये क्या निकल कर आ गई, क्षमता। तो अगर हम क्षमता की बात करें कि क्षमता कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 4 आ गई। तो यानी कि ए कितना 4 यूनिट का काम करता है, बी कितना 3 यूनिट का काम करता है एक दिन में। एक दिन में किया गया कार्य तो क्षमता होती है। तो अगर हम ए और बी दोनों की बात करें कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, तो आप कहेंगे 4 + 3 यानी कि 7। एक दिन में 7 करते हैं, लेकिन इन्होंने कितने दिन काम किया, साथ में 6 दिन। तो 6 दिन में कितना काम कर लिया, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42 यूनिट का काम कर लिया। तो अगर हम शेष कार्य की बात करें कि शेष कार्य कितना बचा, तो आप कहेंगे सर शेष कार्य, कुल कार्य कितना था 60, उसमें से 42 माइनस कर दीजिए, तो 18 यूनिट का कार्य जो है वो बचा है। कितना बचा, 18 यूनिट का कार्य बचा है। अब ये 18 यूनिट का काम आपको बताना कैसे है, फ्रैक्शन के फॉर्म में बताना है कि काम, कुल काम का कितना भाग बचा। तो 18 बचा, किसका 18 बचा, तो आप कहेंगे किसका 60 का। तो 6 से 3 बार और 6 से 10 बार, यानी कि शेष कार्य जो है वो 3/10 भाग बचा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर पूरा काम 10 था तो उसमें से 3 अभी बचा है, तो ये आपका 3/10 आंसर हो जाएगा। 3/10 किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन दिख रहा है हमको बी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर है बात। चलिए यहां तक क्लियर हो गई, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, यदि 6 सेंटीमीटर लंबाई तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 126 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए घन घनाभ को काफी विस्तार से इसके पहले वाले पेपरों का जो सॉल्यूशन किया है वहां हमने समझा है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, पुराने पेपरों को नहीं देखा है, तो जाके देखें। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप यहाँ पढ़ रहे हो उसको हमने विस्तार से नहीं समझा हो, ठीक है ना। सारी चीजों को, टाइम एंड वर्क का जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया ना, ये जो 2 क्वेश्चन किए हमने टाइम एंड वर्क को भी काफी विस्तार से समझा है। और अगर आप और अच्छा समझना चाहते हैं टाइम एंड वर्क को, तो टाइम एंड वर्क का एक सेपरेट वीडियो भी आपको स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा।
तो वहां से आप टाइम एंड वर्क को भी पढ़ सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आप वहां पर सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि घनाभ की बात कर रहे हैं, तो घनाभ में क्या क्या होता है। तो आप कहेंगे सर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। इसमें L होता है और एक B होता है और एक H होता है। तो ये आपके तीन इसकी मेजरमेंट होती हैं, विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब ये कह रहे हैं कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 126 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई आपको यानी कि H बतानी है। तो देखिए अब सबसे पहले हम बात करें कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो आप कहेंगे 2LB प्लस BH प्लस HL, ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, 2LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको मेंशन है। तो यहाँ पर आपको पहले तो ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना, 126, तो आप इसको 126 के बराबर कर सकते हैं। साथ ही आपको क्या दिया है, लंबाई, यानी कि L की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी दी है, तो B आपको दी है 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, H पूछा है कि कितना है। तो केवल आपको वैल्यूज रखनी है, केवल आपको क्या करना है, L और B की वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। काफी बेसिक क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला जानना हमारे लिए जरूरी है कि होता क्या है। तो पहले हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसके जो फॉर्मूले और बनते हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ वैल्यू रख देते हैं 2, L की वैल्यू कितनी 6, B की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 5, प्लस B की वैल्यू कितनी 5, H की वैल्यू निकालनी है, प्लस H की वैल्यू निकालनी है, L की वैल्यू कितनी 6 और बराबर में कितना 126। 2 से ये कट जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 63 आ जाएगा। और ये कितना हो गया 30, प्लस ये आपका 5H प्लस ये हो जाएगा आपका 6H बराबर में कितना 63। तो ये आपका हो गया 11H और ये आपका 63 में से 30 माइनस होगा, 63 में से क्या 30 माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 33। तो 11 से काट जाएगा तो H की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी निकल कर आ गई, 3 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। तो आपका आंसर क्या हो गया 3। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी में। ये तो हमने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जान लिया। अब हम बात करें कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ की तीनों चीजें, तीनों फॉर्मूले के बारे में हम जान लेते हैं, बल्कि 4 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है आयतन, आयतन की अगर हम बात करें तो ये होता है L इंटू बी इंटू एच। अगर हम बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब अगर हम बात करें इसके, केवल इसके किसकी बात करें हम, वक्र पृष्ठीय, जिसमें वक्र तो नहीं होता नहीं है, तो दीवारों के क्षेत्रफल की बात करें, जिसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, दीवारों के क्षेत्रफल की, दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए हमने आपको समझाया था कि दीवारों के क्षेत्रफल में आपको जो छत है उसका क्षेत्रफल नहीं लेना है और नीचे का, यानी कि LB नहीं लेना है। तो LB मत लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 2BH प्लस HL। और इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कि H कॉमन ले लें तो 2HB प्लस L, ये होता है दीवारों का क्षेत्रफल। और इसके विकर्ण की लंबाई की बात करें कि घनाभ का विकर्ण कितना होता है, तो विकर्ण की लंबाई होती है √L² प्लस B² प्लस H², ये घनाभ का विकर्ण होता है। क्लियर हो गई ये बात। तो देखिए आज हमने 11 से लेकर 20 तक यानी कि टोटल 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। ठीक है, इसी प्रकार अब नेक्स्ट वीडियो में 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे, तो जरूर देखें उस वीडियो को भी। और साथ में अगर आपने पुराने वीडियोस यानी कि पुराने पेपरों का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो वो भी जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।